नमस्कार। आप सबका स्वागत है। संध्या वंदन। आज आपको मैं एक हितोपदेश से बोध कथा सुनाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जिस व्यक्ति को का अधिकार क्षेत्र जहाँ है, उसको उसी में सीमित रहना चाहिए। दूसरे के अधिकार क्षेत्र में घुसते ही किस तरह की आपदाएं आती है, किस तरह अपमानजनक व्यवहार होता है, किस तरह अपमान होता है उस व्यक्ति का, ये मैं आपको वर्तमान संदर्भ से समझाऊंगा। और जिस व्यक्ति की जिसमें विशेषता है, उसी को उसमें आगे आने देना चाहिए। हर व्यक्ति हर चीज़ का जानकार नहीं होता, लेकिन दूसरों पर अपना रोब गांठने के लिए, जमाने के लिए लोग हर क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित करते रहते हैं, और परिणाम वही होता है जो कल ग्रिड फेल होने वालों का हुआ। उनको अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ा। तो पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी हितोपदेश से है और कहानी वाराणसी से है। वाराणसी में एक कर्पूर पटक नाम का धोबी रहता था। धोबी की नई नई शादी हुई थी। अपनी पत्नी के साथ वो सुखपूर्वक जीवन जी रहा था। शादी में जेवर गहने मिलते ही हैं। आसपास के चोरों को भी इसकी सूचना मिल चुकी थी। हितोपदेश की कहानी में मैं थोड़ा और मिक्स करके आपको बताता हूँ, एज इट इज नहीं बताता, क्योंकि वो उस संदर्भ में था। तो उस धोबी के यहाँ एक गधा भी था। स्वाभाविक है, कपड़ा लादने के लिए गधा पालता है ये धोबी। और एक कुत्ता भी था। पुरानी कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो वो कुत्ता भी उसने पाल रखा था और एक गधा भी था। चोरों को पता चला कि नवविवाहिता है, अभी नई नई शादी हुई है, पत्नी के साथ साथ जो है आराम से सोया होगा, और घर में जेवर तो होंगे ही, नई शादी हुई है। तो एक दिन एक रात एक चोर उसके घर में घुसा। धोबी अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। दबे पांव चोर घुसा। गधा भी जग गया, कुत्ता भी जग गया। चोर को घुसता देख गधा ने कुत्ते की ओर देखा कि अरे कुत्ता ये भौं भौं क्यों नहीं कर रहा है, ये तो इसका कर्तव्य है कि जब कोई घुसा तो इसे भौंकना चाहिए अनजान व्यक्ति को देखकर। लेकिन कुत्ता बड़े आराम से उसको देखता रहा और सोया रहा। उसने भौंकना शुरू नहीं किया। गधे ने कुत्ते से कहा, ये किस तरह की वफादारी निभा रहे हो तुम? तुम्हारा कर्तव्य है इस समय मालिक को जगाना, उनकी संपत्ति को बचाना। तुम भौंकोगे तो हो सकता है मालिक जग जाएं और ये चोर भाग जाए। तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। कुत्ते ने कहा, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरा कर्तव्य क्या है, लेकिन मैं इस मालिक के लिए क्यों भौंकूं? ये मुझे दिन में भोजन नहीं देता ठीक से। कितनी बार मैं भौंकता हूं तब जाकर एक समय ये मुझे भोजन देता है। मेरी मालिक जब मेरी उपयोगिता ही नहीं समझता तो मैं किस लिए भौंकूं? क्यों भौंकूं? लुट जाने दो इसको। नया नया नई नई शादी हुई है, जो थोड़े बहुत जेवर है वो लुट जाने दो इसको, फिर पता चलेगा कि मेरी उपयोगिता क्या है। इसमें कहा गया है कि जो मालिक अपने सेवक की उपयोगिता न समझे और जो सेवक समय पर मालिक को सचेत न करे, दोनों ही जो है अपमानजनक स्थिति है। गधे ने कहा, कमाल करते हो, संकट का समय है और अपने सेवा के मूल्य की मांग करते हो। अरे तुम पहले अपने कर्तव्य को तो पूरा करो। जो लोग अपनी सेवा का मूल्य संकट के समय मांगते हैं, वो निम्न कोटि में आते हैं। और ये ठीक है कि संकट तुम्हें जो है उन्होंने पूर्ति तुम्हारी नहीं की, और आवश्यकता पड़ने पर सेवकों की मांग नहीं करने वाला मालिक भी निम्न कोटि में आता है, लेकिन हम अपना कर्तव्य तो करें।
गधा ने कहा चुपचाप सो जाओ, लूटने दो। कुत्ते ने कहा चुपचाप सो जाओ, लूटने दो इसको। गधा ने कहा तू सचमुच मूर्ख है, नमक हराम है, चालाक है, संकट में पड़े स्वामी के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रहा है। अब तेरा कर्तव्य मैं ही निभाता हूं, गधा ने कहा। और गधा जोर जोर से रेंकने लगा, जोर जोर से खुर पटकने लगा, जोर जोर से रेंकने लगा। अब उसकी आवाज सुनकर मालिक की नींद खुल गई और चोर जो उसकी पोटली तक, उसके घर तक पहुंच चुका था, जहां उसने उसको लगा कि जहां पैसे जेवर रखे हैं, चोर भी कह रही तो जग रहा है, चोर भाग खड़ा हुआ। तो मालिक की रक्षा तो हो गई, उसके धन की रक्षा हो गई, चोर भाग खड़ा हुआ। लेकिन चूंकि नई शादी थी, पत्नी के साथ बड़े आनंद में सोया था, मालिक क्रुद्ध हो गया और उसने लाठी उठाई, स्थिति को बिना समझे गधे को दे दनादन पीटना शुरू कर दिया। और तब तक पीटता रहा जब तक कि गधा मर नहीं गया, जब तक कि गधा मर नहीं गया। हितोपदेश कहता है कि इसीलिए किसी के भी अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो जिसका कार्य है वही उस कार्य को करे। कल जब प्रकाश पर्व मनाया गया कोरोना से लड़ने के लिए, ये जानते हुए भी कि कोरोना, इस प्रकाश से कोई कोरोना का वायरस नहीं मर रहा, पर जो लॉकडाउन में लोग बंद हैं उनका ब्रेकडाउन ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए थाली बजाने से लेकर और प्रकाश का, ताकि आप उस प्रकाश को अनुभव करें और अपने आत्म प्रकाश को अनुभव करें, आपकी जो रेसिस्टेंस पावर है वो बढ़े। और ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने जो थाली बजवाई तो फ्रांस के सारे चर्चों ने घंटी बजाना शुरू किया, ब्रिटेन, अमेरिका, पूरी दुनिया। क्योंकि जब निराशा के घोर वातावरण में यदि आशा का एक छोटा किरण भी दिख जाए तो जीवन जीने का उत्साह पैदा करता है। लेकिन अधिकार क्षेत्र का हनन करते हुए बिजली विभाग की जानकारी ना होते हुए शशि थरूर कूदा, राहुल गांधी कूदा, प्रियंका वड्रा गांधी कूदी, महाराष्ट्र का ऊर्जा मंत्री कूदा। ठीक है वो ऊर्जा मंत्री है, लेकिन उसे बिजली की जानकारी तो जरूरी नहीं कोई इंजीनियर हो, उसको बिजली की जानकारी हो, वो कूदा। सारे लेफ्ट पत्रकार भौंके और कुछ कुछ राष्ट्रवादी भी, यूट्यूबर्स भी कूद पड़े। तो जिस चीज की जानकारी ना हो, विशेषज्ञता ना हो, उस पर कूद पड़े और कहा कि जब 9 बजे एकाएक बिजली बंद किया जाएगा तो ग्रिड फेल हो जाएगा। अब कल लोगों ने 9 बजे बिजली भी बंद की, अपने घर में दीपक भी जलाया, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, अमीर से गरीब तक, फुटपाथ पर रहने वाली मां और उसकी उनके बेटों से लेकर अमीर अंबानी तक, अक्षय कुमार से लेकर दक्षिण के रजनीकांत तक, और आम आदमी से लेकर प्रसिद्ध व्यक्ति तक, सबने प्रकाश जलाया। पर जो लोग विशेषज्ञ बन रहे थे उनकी हालत गधे जैसी हुई, उपहास के पात्र बने। अब इनको पीट पीट कर मारा तो जा नहीं सकता, तो ये उपहास के पात्र बने, अपमानजनक स्थिति से गुजरे। इसके बावजूद वो सीखने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो वास्तव में ही गधे ही हैं। और वो सीखने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनका एक एजेंडा है। वो भूल गए कि किसी के अधिकार क्षेत्र में, जैसे कि वो मौलाना साद है, अब कोरोना से क्वारंटाइन और उनका
करेगा और उसका इलाज तो डॉक्टर करेंगे। पर उस डॉक्टर के अधिकार क्षेत्र में वो कुरान ले आया, मस्जिद ले आया, तो हुआ क्या? उसी की जमात के लोग मर रहे हैं, वो भागा फिर रहा है। इसलिए दूसरे के अधिकार क्षेत्र में घुसने पर धोबी के गधे जैसी स्थिति है, लाठी खा खा के मरने जैसी स्थिति है। फिर भी कई लोग अब क्या करें? अपनी कुंठा, अपना अपमान स्वीकारे कैसे? क्योंकि वो तो अहंकार है कि जब इतना बड़ा समर्थन मिला, वैश्विक समर्थन मिला, उनको तो एकमात्र एजेंडा नरेंद्र मोदी विरोध है। तो जब एक व्यक्ति के विरोध में जब आप उतर जाते हैं तो आप धृतराष्ट्र बन जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो क्या करे? तो राजदीप सरदेसाई लिखता है ब्लडी दिवाली। कभी भी बकरीद और ईद को ब्लडी बकरीद या ब्लडी ईद नहीं लिखा होगा उसने, लेकिन उसने लिखा कि कुछ लोगों ने पटाखे चलाए, ब्लडी दिवाली। खून का एक बूंद कभी दिवाली में नहीं बहा, लेकिन हजारों जानवरों को काटकर ईद और बकरा ईद में ब्लड बहाए जाते हैं, लेकिन कभी नहीं कह सकता। फिर भी हिंदुओं ने कुछ नहीं कहा, हिंदुओं की अपनी सहिष्णुता है। लेकिन एक बार राजदीप ब्लडी ईद लिख दो, तुम्हारे सर पे फतवे ना आ जाएं, तो फिर कहना तुम्हें सहिष्णुता और असहिष्णुता का बोध हो जाएगा। इसी प्रकार अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर कूदी, दिल्ली में ही रहती है, उसकी शादी तो दिल्ली से ही है। तो बोली कि कितना सब कुछ अच्छा चल रहा था, दक्षिण दिल्ली में कुछ लोग ने पटाखे चला के माहौल खराब किया। लोगों ने पुराने उसकी शादी में जो उनका बाप अनिल कपूर से लेकर सब जो पटाखों की लड़ियां चला रहे, लोगों ने थोप दिए। तो कभी भी अपनी मूर्खता का जो प्रदर्शन आप करेंगे, ये आपका ही अपमान कराएगा, किसी अन्य का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नरेंद्र मोदी तो और इससे बड़े ही हो रहे हैं। एक फुटपाथ के टेंट में एक मां अपने 3 बच्चों, उसके 3 बच्चे, 3 दीपक जल रहा है, जो फिर फोटो इतना वायरल हुआ, और वो मां उस फुटपाथ में, उस पन्नी के टेंट में आशापूर्ण नजरों से अपने बच्चों को निहार रही है, और वो बच्चे आशापूर्ण नजरों से उस दीपक के प्रकाश को देख रहे हैं। ये जिजीविषा है, जीने की इच्छा है। और जिसमें जिजीविषा, जीने की इच्छा जग जाए, उसे कोरोना क्या, दुनिया का कोई महामारी नहीं मार सकता। ये है प्रकाश पर्व। लेकिन कुछ लोगों को ब्लडी दिखता है, क्योंकि उनके रक्त में ही इस तरह की चीजें घुली पड़ी है। बचपन में खतने कराए गए हैं उनके, तो उनकी सोच खतना वाली हो गई। उसकी पत्नी कूदी कि मैं इसका विरोध करती हूं, सागरिका घोष, ये कोई वैज्ञानिक नहीं है, अवैज्ञानिक कारण है, ये पॉलिटिकल हो रहा है, इसलिए मैं इसका विरोध करती हूं। वैज्ञानिकता वही है कि उसका बाप दूरदर्शन का महानिदेशक हो, दूरदर्शन को लूट लूट कर एनडीटीवी बनवाने में मदद करे प्रणय राय को, और वैज्ञानिकता प्रदर्शित करे कि प्रणय राय मेरे दामाद राजदीप को नौकरी दो। ये वैज्ञानिकता कितनी अच्छी है, दूरदर्शन को लूटकर एनडीटीवी को खड़ा कर देना, कितनी अच्छी वैज्ञानिकता सागरिका घोष के सोशलाइजेशन का पार्ट है, उसके घर का पार्ट है। कितनी बड़ी वैज्ञानिकता है कि बच्चे उसके मेडिकल में एडमिशन लिए हैं मैनिपाल यूनिवर्सिटी में, और वैज्ञानिकता देखिए कि नंबर नहीं था बेटे के पास कि वो मेडिकल में एडमिशन ले सके, तो एनआरआई कोटे का उपयोग किया गया। कितनी बड़ी वैज्ञानिकता है कि किसी एक का सीट मारकर उसके बेटे का एडमिशन कराया गया। कितनी बड़ी वैज्ञानिकता है। तो ये सब धोबी के गधे हैं, धोबी के गधे जो अपना कर्तव्य भूल गए कि उनका कर्तव्य, गधे का कर्तव्य कपड़ा ले जाना है, ढेचू ढेचू करना नहीं है। इसलिए हितोपदेश की जो ये कथा है वो कहती है कि किसी भी अन्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसी के भी विशेषज्ञता को चुनौती नहीं देना चाहिए, और आप चुनौती देने के तब अधिकारी हैं जब आप भी उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, तब आप उनकी बात काट सकते हैं, अपनी नई बात रख सकते हैं। लेकिन आप कहीं यूट्यूब चला रहे हैं, कहीं पत्रकारिता कर रहे हैं, कहीं आप एजेंडा, राहुल गांधी जैसे लोग हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो जब बिजली इंजीनियर बन जाते हैं तो दिक्कत आती है, उनकी स्थिति
धोबी के गधे जैसी हो जाती है। हितोपदेश की ये कथा हम सबके लिए ये चीज देता है कि जिस बारे में हमें जानकारी ना हो उस बारे में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, यानी किसी के फटे में अपनी टांग ना डालें। जानकारी हो तभी आए, उस क्षेत्र में के बारे में आपको नॉलेज हो तभी आप आए। ये आज की बोध कथा का सार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया स्पीक्स डेली टीम से जो भी राकेश या नरेंद्र जो भी देख रहे हैं, मैं कहूँगा ये गाली गलौज करने वाले अकरम खान को जो है इसको जो है ब्लॉक कर दो। इस तरह के लोग यहाँ पे बेवजह का जो है क्या है कि अकरम खान को हर जगह अपनी माँ नजर आ रही है, तो क्या करे वो। विक्रम चहल जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आपने देखा कि अभी अलका लांबा की आपने जुबान देखी होगी। प्रशांत कुमार चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए आपका। अलका लांबा देखिए किस एक स्त्री होकर राक्षसी प्रवृत्ति कैसे अंदर होती है। एक ओलंपिक मेडल विजेता योगेश्वर दत्त को कैसे माँ की गाली देती है, और उसका जो डीपी लगा हुआ है उसमें योगेश्वर दत्त नरेंद्र मोदी के साथ, तो वो कहती है तेरा बाप है, अपनी माँ से पूछते रहो। किस तरह से गंदा, किस तरह से ये बौखला रहे हैं। और शूर्पणखा जैसे बौखला गई थी, कामातुर शूर्पणखा जैसे बौखला गई थी, उसी तरह अलका लांबा, ये अकरम खान, ये सब इसी तरह के बौखलाहट थे। तो हमें इनकी बौखलाहट पे ध्यान नहीं देना है, बस एक्सपोज करना है इनको, क्योंकि ये नंगे होते जा रहे हैं। ये अकरम खान का जमात अब घृणा का पात्र होता जा रहा है, थूक फेंकता जा रहा है। वो एक वायरस है जो वायरस फैलाता जा रहा है इस भारत में। वो घृणा का पात्र होता जा रहा है। वो घृणा के पात्र में अपने जो संस्कार सब तो इनके लिए है ही नहीं, अपने जो है अपने सुअर जो नाली में लौटता है, तो वो अपनी नाली में लौट के अपने परिवार का परिचय दे रहा है, और जैसे अलका लांबा ने दिया है। तो ये लोग लौटने वाले सुअर हैं, इन पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आप सबका बहुत धन्यवाद। कोई अगर खास क्वेश्चन हो तो मैं इसको नहीं तो ख़त्म करता हूँ। विवेक मोहन जी कहते हैं हिंदू भाइयों यूनाइट एंड फाइट, बिल्कुल सही बात है। और गरीब पैसे से होता है, दिल से नहीं। ओम प्रकाश सिंह बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। रवि मल्होत्रा बहुत धन्यवाद। हरकिशन सिंह जी, आदि सनातन बहुत धन्यवाद। हाँ ओम प्रकाश जी, ना वो घर का रहा ना घाट का। इंडिया स्पीक डेली की जो टीम है वो इस अकरम खान को बैन करे। ये अपनी जमात की मानसिकता को उजागर कर रहा है, इसको बैन करें आप लोग। सदाशिव राव जी हमारे मेंबर हैं, नए मेंबर बने हैं, बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आई हैव पेड 199 लास्ट वीक टू बिकम सिल्वर कार्ड मेंबर। सदाशिव राव जी आपके वो पता चल रहा है, देखिए आपके साथ वो जो इमोजी आ गया इंडिया स्पीक्स डेली का, तो बिल्कुल पता चल रहा है। आपका बहुत धन्यवाद है नए मेंबर के रूप में इंडिया स्पीक्स डेली परिवार में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब इसको ख़त्म करता हूँ। शुभ रात्रि। रामायण का समय हो रहा है, हम अब रामायण देखने, और रामायण के बाद चाणक्य भी होता है, तो अगर आप चाणक्य देखें तो और ज़्यादा आपको ज्ञान मिलेगा। तो हम लोग रामायण देखने के लिए चलते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।